Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see chapter 4 from class 4th maths book. Okay, the chapter is on tick tick tick. You know very well that tick 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 is the sound of watch. So we will learn about the watch. Okay, so let's start. Pampus and Sajia were discussing whose home is farther from school. Okay, ये जो पंपोस और साजिया थे वो डिस्कस कर रहे थे आपस में कि किसका घर स्कूल से दूर है। तो ये पंपोस क्या बोलता है, आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट तक चलना पड़ता है। साजिया क्या बताती है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। मैं सिर्फ 2 मिनट ही चलती हूँ स्कूल पहुंचने के लिए। ये क्या बताता है, इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। ओके, पंपोस का कहना है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से दूर है। तो साजिया बोलती है, बट आई चेक माई वॉच। ओके, मैं मेरी घड़ी चेक करती हूँ। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। साजिया बताती है कि मैं 7 बजे स्कूल घर से निकलती हूँ स्कूल आने के लिए। वेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। जब मैं स्कूल में पहुँचती हूँ तब मेरा जो घड़ी का जो मिनट हैंड का जो पॉइंट है वो 2 पे पॉइंट करता है। ठीक है, सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7 और 7:02। तो इसका मतलब हुआ ना कि 7:02। तो पंपोस क्या बोलता है, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तुम गलत हो, तुम स्कूल में 7:10 पर पहुंचते हो। तो ये साजिया बोलती है, हाउ, कैसे। तो ये बताता है पंपोस कि कैन यू सी दिस थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स। तुम जो 2 नंबर के बीच में ये जो थिन लाइन है वो देख सकती हो। तो साजिया बोलती है, यस, सो व्हाट, हाँ मैं देख सकती हूँ, पर उसका मतलब क्या। तो ये पंपोस उसको समझाता है कि द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। ओके, 12 के बाद जो मिनट हैंड है वो 10 लाइन मूव हुआ है। सो इट इज 10 मिनट्स past 7। ओके, तो इसका मतलब है कि वो 7:10 हुई है। ठीक है, ये 12 के बाद जो मिनट हैंड है वो उसने 10 लाइन क्रॉस की है, तो उसका मतलब 7:10 हुई है। अब देखो, ये फिर बताता है कि आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। मैं स्कूल घर से 7 बजे निकलता हूँ, स्कूल आने के लिए घर से 7 बजे निकलता हूँ। आई रीच एट 7:05। ओके, देखो मैं 7:05 पे स्कूल पहुँचता हूँ। द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। ओके, जो मेरा जो घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 5 लाइन मूव हुआ है, तो उसको 7:05 बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। ओके, यहाँ पे जो घड़ी दी है वो घड़ी कितना टाइम शो कर रही है, वो 3 फ्रेंड्स देख रहे हैं। देखो चीकू के हिसाब से ये 12:03 हुई है, बिट्टू बोल रहा है कि 12:15 हुई है, और पिंकी बता रही है कि 3 बजे है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन राइट है। देखो यहाँ पे आपको तो आता ही होगा कि यहाँ पे जो हमें कैसे पता चलेगा कि हवर हैंड कौन सा है और मिनट हैंड कौन सा है। तो जो थिक होता है, ओके, थिक और जो शॉर्ट होता है उसको हम हवर हैंड बोलते हैं, और जो थिन और लॉन्ग होता है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा हवर हैंड है वो 3 पे है और मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो एग्जैक्ट 3 बजे है। ठीक है, सो पिंकी इज राइट। ओके, अब देखो इस घड़ी में चिकू का कहना है कि 7:25 हुई है, बिट्टू का कहना है कि 5:07 हुई है, और पिंकी का कहना है कि 5:35 हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन राइट है। तो देखो हमारा जो हवर हैंड शो कर रहा है कि 5 हुआ है, 5 बजा है। ठीक है, और मिनट हैंड बता रहा है 35, तो पिंकी इज राइट अगेन। ओके, लेट्स मार्क पिंकी इज राइट हियर, पिंकी इज राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो इस घड़ी में चिकू का कहना है कि 3:35 हुई है, बिट्टू का कहना है कि 7:03 हुई है, और पिंकी का कहना है कि 7:15 हुई है। तो देखो हमारा जो ओवर हैंड है वो 7 पे है, और जो ये मिनट हैंड है वो 3 पे है, तो 7:15 हुई है। ओके, सो पिंकी इज राइट अगेन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। आपको यहाँ पे जो टाइम दिया है वो क्लॉक में शो करना है। तो इस घड़ी में 3:10 दिखाना है। ठीक है, तो हम जो क्या करेंगे कि हमारा जो आवर हैंड है वो 3 पे रखेंगे और जो मिनट हैंड है वो 2 पे रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 6:40 दिखानी है, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 6 पे आएगा, और जो हमारा मिनट हैंड है वो 8 पे आएगा। ठीक है, सॉरी, अब देखो ये 4:45 को शो करना है, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 4 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 9 पे है। ओके,
यहाँ पे देखो 2:20 शो कैसे करेंगे, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 2 पे रहेगा और जो मिनट हैंड है वो 4 पे। ओके, अब देखो यहाँ पे 3:15, तो हमारा जो आवर हैंड है वो भी 3 पे आएगा और मिनट हैंड भी 3 पे आएगा। ठीक है, तभी 3:15 शो होगा। ओके, यहाँ पे देखो 7:35, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 7 पे आएगा और मिनट हैंड भी 7 पे आएगा। ठीक है, तब हम उसको 7:35 को शो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको आसमान देखना पसंद है? इफ़ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। अगर है तो आपको ये इसमें मजा आएगा। ठीक है, एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट योर प्लेस? तुम्हारे यहाँ सूरज कितने बजे निकलता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 6 AM लिखा है। ठीक है, आप चाहे इतना लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबका जो टाइम है वो वेरिएशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने विंटर के हिसाब से 6 बजे का टाइम लिखा है। ठीक है, अगर हम समर का देखने जाएंगे तो ठीक है यहाँ पे 5:30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 बजे मतलब यही लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिख सकते हो। मैंने विंटर को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ओके, दिस इज जस्ट सैम्पल आंसर। ओके, जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, अब यहाँ पे देखो व्हेन डज दिस सनसेट? सनसेट कितने बजे होता है? तो वो विंटर में 6:30 को होता है। ठीक है, समर में 7:30 के बाद होता है, लेकिन विंटर के हिसाब से मैंने सनराइज लिखा है, उसी तरह सनसेट भी लिखा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे टाइम भी शो करना है कि 6:30 लिखा है तो 6 यहाँ पे आवर हैंड 6 पे आ जाएगा और मिनट हैंड भी 6 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे भी वो मेरा शो करना है। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि द आंसर में वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। ओके, बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन। ओके, the answer I provided here just for reference. Okay, let's see next. Does this sunrise and set at the same time every day? सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही समय पे होता है हर रोज? तो हमारा आंसर रहेगा नो। ओके, हर रोज एक ही समय पे नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि विंटर में और समर में इसका टाइम डिफरेंट रहता है। ओके, लुक एट अ न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। आप न्यूज़पेपर में देखो और पता करो कि सूर्योदय का और सूर्यास्त का अलग अलग महीनों में कौन सा टाइम रहता है। ठीक है, आप ये न्यूज़पेपर में देख के पता कर सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। ओके, आप ये जो प्लेस यहाँ पे दिया है उसका फोटो देखिए और आपको गेस करना है कि कितना टाइम हुआ होगा। देखो, दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस, फ्रांस। ओके, फ्रांस के पेरिस शहर में लिया गया है। In Paris, the sunset after 9 PM at night during summer. Okay, पेरिस में सनसेट कब होता है कि 9 बजे के बाद होता है रात में। ठीक है, और वो गर्मियों में। ओके, दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ये फोटो रात में लिया हुआ है। ओके, बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि 4 बजे ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रात को 9 बजे लिया गया है। ठीक है, ये फोटो फिर भी कितना मतलब उजाला है यहाँ पे ये, लेकिन गर्मियों में ऐसा पॉसिबल है। विंटर में क्या होता है कि 4 बजे ही यहाँ पे अंधेरा आ जाता है। ठीक है, शाम को। लेट्स सी नेक्स्ट। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टाइम हैंड टू मूव फ्रॉम। ओके, आपको दिखाना है कि मिनट हैंड को कितना मूव होना पड़ता है इस टाइम से इस टाइम तक पहुँचने के लिए। देखो यहाँ पे कितने बजे हैं? 3:35 हुई है। ठीक है, यहाँ पे 3:50 हुई है। ठीक है, तो मिनट हैंड को कितना मूव होना पड़ा? 15 मिनट मूव होना पड़ा ना। देखो यहाँ पे आप इस तरह से भी काउंट्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे 7 पे तो है मिनट हैंड, उसके बाद 8 पे तो 5 मिनट क्रॉस हुआ, 10 मिनट, और यहाँ पे 10 पर आने के लिए 15 मिनट क्रॉस किया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे 15 मिनट उसको मूव होना पड़ा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बजे? 3:40 हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 बज गए हैं। ठीक है, तो मिनट हैंड कितना मूव हुआ? तो 20 मिनट। ठीक है, आप इस यहाँ से जैसे काउंट किए तो इस तरह से कर सकते हो, 5, 10, 15 और 20। ओके, 20 मिनट मूव होना पड़ा इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6:05 हुई है और यहाँ पे 6:15 हुई है। तो मिनट हैंड को कितना मूव होना पड़ा? 10 मिनट। ओके, यहाँ पे देखो 5 और 5, 10 मिनट। ओके, अब यहाँ पे देखो कि 7:10 हुई है और यहाँ पे 7:45 हुई है। ठीक है,
तो मिनट हैंड को कितना मूव होना पड़ा, तो 35 मिनट मूव होना पड़ा। ठीक है, यहाँ से आप गिनो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ओके, इस तरह से। लेट्स सी नेक्स्ट। ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। आपको घड़ी में 6:20 दिखानी है। ठीक है, तो हम आवर एंड 6 पे रखेंगे और मिनट एंड 20 पे रखेंगे। ओके, आपको यहाँ पे देखो 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। ओके, 8:30 दिखानी है, तो हम हमारा जो आवर एंड वो 8 पे रखेंगे और मिनट एंड 6 पे रखेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। ओके, 7:10 दिखानी है, तो आवर एंड हमारा 7 पर रहेगा और मिनट एंड 2 पे रहेगा। ठीक है, 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। ओके, 5:15 दिखानी है, तो हम इस तरह से दिखाएंगे, आवर एंड 5 पे और मिनट एंड 3 पे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। आपकी जो स्कूल असेंबली होती है, ठीक है, प्रार्थना सभा बोलते हैं हम, वो कितना टाइम लेती है। ओके, तो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल आंसर ही दिया है, ऐसा नहीं कि सब स्कूल में 30 मिनट ही हो। ठीक है, डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट टाइम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैंने जस्ट रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिखा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। आपकी लंच ब्रेक कितनी रहती है, तो 30 मिनट मैंने लिखा है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लंच ब्रेक का टाइम होता है। ठीक है, तो आप अपने स्कूल में जो भी टाइम है आप वही मेंशन कीजिए यहाँ पे। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड। आपका गेम पीरियड कितने समय का है, तो यहाँ पे मैंने 40 मिनट्स लिखा है। ठीक है, इज इट द सेम एज ऑल दी अदर पीरियड्स। आपका गेम पीरियड और जो और भी सब्जेक्ट के जो पीरियड है वो सेम है, तो यहाँ पे मैंने यस लिखा है। अगर नहीं है, आपका गेम पीरियड ज़्यादा है और कोई सब्जेक्ट के पीरियड ज़्यादा है, लंबे हैं, मतलब टाइम पीरियड में वेरिएशन है, तो आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये पूछ रही है कि द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सिम्स वेरी शॉर्ट आरंट दे। मतलब जो गेम पीरियड और जो लंच ब्रेक है वो छोटा है कि नहीं, वो आपको पूछ रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये छोटा है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो कम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यस द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक इज वेरी शॉर्ट। ओके, अगर आप इसके साथ एग्री नहीं हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो द टाइम पीरियड इज इनफ टू प्ले एंड हैव लंच। ओके, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लगता है। ओके, किसी को ये टाइम इनफ लगता है, किसी को कम लगता है, तो आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे लिखिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ मैनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम। ओके, यहाँ पे देखो जो एक्टिविटी दी है उसमें कितनी मिनट लगेगी उसको कंप्लीट होने में, वो आप अपने घर पे चेक करो एंड उसके बाद लिखो। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। ओके, 1 लीटर मिल्क को अगर उबालना है तो वो कितने मिनट लेगा, तो देखो मेरे हिसाब से 5 to 6 मिनट। ओके, आप अगर चेक करते हो और इससे ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा भी लिखो, इससे कम आता है तो आप कम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो फिलिंग अ बकेट को फिल होने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने 3 to 4 मिनट लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 2 to 3 मिनट भी लिख सकते हो या 5 मिनट भी लिख सकते हो। आप जो भी मतलब आपका ऑब्जर्वेशन है उसी के हिसाब से लिखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो स्वीपिंग योर रूम। ओके, एक रूम को आपको स्वीप करने में, झाड़ू लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो मैंने 8 to 10 मिनट्स लिखा है। ठीक है, कोई किसी का 15 मिनट भी होता है, ठीक है, कोई आधा घंटा भी लेता है, कोई 5 मिनट में भी कर देता है, तो आप अपने हिसाब से लिखो। आप पहले चेक करो एक रूम को क्लीन करके, एक रूम में झाड़ू लगा के, और देखो कि कितना टाइम होता है, फिर आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा करो, एक बकेट को फिल करने के लिए रखो, फिर टाइम चेक करो कि उसको फिल होने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा करना है कि मिल्क को बॉयल करने के लिए रखो और फिर देखो कि वो कितने मिनट में बॉयल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको खुद चेक करना है और फिर लिखना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी टाइम इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर। ओके, 1 मिनट में आप कितनी टाइम्स आपकी फिंगर को स्नैप कर सकते हो, मतलब कि चुटकी बजाना बोलते हैं। ठीक है, कितनी टाइम आप चुटकी बजा सकते हो 1 मिनट में। देखो यहाँ पे सबका आंसर वेरी रहेगा। ठीक है,
क्योंकि सब बच्चे 1 मिनट में सेम टाइम चुटकी नहीं बजा सकते, ठीक है। तो आप पहले 1 मिनट में पहले टाइमर सेट करो, फिर एक मिनट में चुटकी बजाना स्टार्ट करो, फिर काउंट करो कि मतलब काउंट भी करते जाओ कि आप कितनी 1 मिनट में कितनी चुटकियाँ बजा सकते हो, ठीक है। कोई 10 टाइम्स बजा सकता है, कोई 20 टाइम्स, कोई 15 टाइम्स, कोई 25 टाइम्स। जो भी आपका आंसर है आप यहाँ पे फिर लिखो, ठीक है। स्किप अ रोप, ओके, रस्सी कूदना बोलते हैं हम, तो वो आप 1 मिनट में कितने टाइम कर सकते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखिए। 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, आप जो भी कर सकते हो वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। जंप अप एंड डाउन, आप 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे जंप कर सकते हो, ठीक है, कूद सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है, मतलब आपको लिखना है कि आप मतलब आपके हिसाब से कोई एक्टिविटी का नाम लिखो, जैसे कि आपको आई ब्लिंक करनी है, ठीक है, ब्लिंकिंग आई लीड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार आपकी जो आई लीड है वो ब्लिंक कर सकते हो, तो आप वो यहाँ पे फिर काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वही लिखना है, आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से कोई एक्टिविटी का नाम लिखिए, फिर वो एक्टिविटी आप कितनी मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, मतलब कितनी बार कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, यहाँ पे एक चैलेंज है, हाउ लॉन्ग कैन यू, आप कितनी देर में कर सकते हो, ठीक है, वो लिखना है। देखो कितनी देर कर सकते हो। स्पीक नॉन स्टॉप, आप नॉन स्टॉप अगर बोलना शुरू करते हो, ठीक है, मतलब आपको रुके बिना बोलना है, तो मतलब कितना टाइम तक आप बोल सकते हो रुके बिना, बीच में रुकना नहीं है, ओके। नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली बोलते ही रहना है। फिर आप देखो कि आप कब रुकते हो, ठीक है, जब आप रुकते हो उसके बाद का टाइम आपको मैं नहीं लेना है, आप पहले स्टार्ट करो बोलना और टाइम नोट करो, फिर आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, फिर जब आप रुको, ओके, वहाँ तक का टाइम नोट कर लो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। स्टैंड ऑन 1 लेग, आप एक ही टांग पे खड़े रहना है, ओके, पहले देखो टाइम, फिर एक ही टांग पे खड़े रहो, फिर कब तक आप खड़े रह सकते हो, ठीक है। अगर आपका लेग ग्राउंड पे टच हो जाता है तो वहाँ पे से आपको टाइम काउंट करना स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आप वो जो टाइम होता है वो यहाँ पे आप लिखिए। सिंग आ विथ अ ब्रेक, विथआउट अ ब्रेक, सॉरी, सिंग आ विथआउट अ ब्रेक, ओके, रुके बिना आपको ऐसा गाना है, ठीक है, बीच में एक बार भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप रुके तो वहाँ से आगे का टाइम नहीं काउंट करना है, वहाँ तक का ही टाइम आपको काउंट करना है, ठीक है। तो अब पहले आप टाइमर लगाओ, फिर आप गाना शुरू करो, फिर जहाँ तक आप रुकते हो वहाँ तक का टाइम आप यहाँ पे नोट करो, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा, ओके। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस, ओके, 50 मीटर की रेस अगर आपको दौड़नी है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो आप करके देख सकते हो, ओके। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, अगर पेबल्स मीन्स कंकड़, वो तो आपको पता ही होगा, ग्राउंड में से आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है, 50 पेबल्स को, तो कितना टाइम लगेगा वो आप करके देख लीजिए, ओके। काउंट 1 to 100, ओके, 1 से 100 तक गिनना है, तो कितनी देर में आप गिन सकते हो, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी आपका टाइम लगता है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन, ओके। चलो फिर से क्लॉक को देखते हैं और ये इसको सॉल्व करते हैं। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, ओके। मिनट हैंड जो है वो 2 से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब उसको वापस 2 पे आने के लिए कितनी मिनट लगेगी, ठीक है, तो 60 मिनट, क्योंकि 2 पर है और वापस 2 पर आएगा तो 60 मिनट क्रॉस करके ही आएगा, ठीक है, 60 मिनट लगेगी उसको। व्हाट हैपन्स टू द अवर एंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, ओके। आपको बोलना है कि क्या अवर एंड जो है वो भी मूव होता है, ओके, अगर वो कितना टाइम लेगा एक नंबर से दूसरे नंबर पे आने के लिए, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर रहेगा यस, द अवर एंड ऑल्सो मूव, इट टेक 1 आवर और 60 मिनट्स टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, ओके। उसको एक नंबर से दूसरे नंबर पर आने के लिए 1 घंटा लगता है, अदरवाइज हम मिनट में बोलना चाहे तो 60 मिनट लगती है, ठीक है। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट, ओके। आप अपने आसपास देखिए और ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताइए कि जो कंप्लीट होने में 1 घंटा लगता हो, ठीक है। तो देखो, टू कुक फूड, अगर हम फूड कुक करते हैं, हम खाना बनाते हैं,
तो वो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। वॉचिंग कार्टून शो, अगर आप कार्टून शो देख रहे हैं तो उसमें भी 1 घंटा तो आराम से चला जाएगा, ठीक है। टू फिनिश होमवर्क, आप होमवर्क फिनिश करने बैठते हो तो वो भी 1 घंटे का समय लग ही जाता है वहाँ पे भी। टू प्ले मैच, अगर आप कोई मैच खेल रहे हो, चाहे वो फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, वॉलीबॉल की हो, ठीक है, तो उसमें भी 1 घंटा तो चला जाता है। टू गेट रेडी फॉर पार्टी, अगर आपको पार्टी में जाना है, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो, तो वहाँ पे भी आप आराम से 1 घंटा तो लगा दोगे, ठीक है। तो मैंने ये अपने हिसाब से लिखी है, आप इसके अलावा और कोई एक्टिविटी के बारे में लिखना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, आपके घर में डिनर बनाने में कितना टाइम लगता है? मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है कि 1 घंटे के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिए। अगर मोर देन आवर लगता है तो आप यहाँ पे टिक करिए, लेस देन आवर लगता है तो आप यहाँ पे टिक करिए, ठीक है। वैसे ये डिपेंड रहता है कि कितने मेंबर का बना रहे हैं, मेनू में क्या है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी लिखिए, आपका सही होएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, आप अपने पापा से पूछिए कि क्या वो भी खाना उतनी देर में बना सकते हैं जितनी देर में आपकी मम्मी बना सकती है, ठीक है। तो देखो किसी का आंसर यस रहेगा और किसी का आंसर नो रहेगा, ठीक है। तो आप अपने पापा से पूछ के यहाँ पे यस और नो कर दीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, कौन से ऐसे गेम है कि जो 1 घंटे के अंदर ही फिनिश हो जाती है, ठीक है, उसको 1 घंटा नहीं लगता है फिनिश होने में। तो देखो लूडो, स्नैक एंड लेडर, फिर प्लेइंग कार्ड्स, ये सब जो गेम्स है वो हम जनरली 1 घंटे के अंदर ही फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गेम के बारे में जानते ही होंगे, आई एम श्योर, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही लिखना है, आप जो चाहे जिस गेम के बारे में लिखना चाहे लिख सकते हो, लेकिन बस यही ध्यान रहे कि वो 1 घंटे के अंदर फिनिश हो सके, ऐसे गेम के बारे में ही बताना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच में कितना टाइम लगता है? तो देखो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच इज 90 मिनट्स, ओके। जनरली 90 मिनट्स तो लगी जाती है। लेट्स सी नेक्स्ट। रानीस डायरी, यहाँ पे देखो ये जो है वो रानी है, ठीक है। ये क्या बोलती है? कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, आओ मेरी छोटी बहन को देखने चलते हैं। माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, माँ मैं मुनिया के लिए स्वीट खरीद के लाई हूँ, ओके। तो ये माँ क्या बोलती है? बट सी कांट ईट, सी इट्स टू स्मॉल, पर अभी वो नहीं खा सकती, वो तो अभी बहुत छोटी है। तो ये क्या बोलती है? एंड सी डजंट इवन टॉक, वो तो अभी बोल भी नहीं सकती। तो ये इसकी मम्मी क्या बोल रही है? सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोज अप, ये मम्मी बता रही है कि जैसे जैसे वह बड़ी होएगी धीरे धीरे वह सब करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, सब सीख लेगी ये। देखो यहाँ पे सब मंथ के नेम दिए हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलती है रानी? आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ओके। रानी बताती कि मैं सब नोट डाउन कर दूंगी कि कब वो बोलना शुरू करती है, कब खाना शुरू करती है और कब चलना शुरू करती है, ठीक है। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीस डायरी, ओके। रानी की डायरी में से यहाँ पे थोड़े पेजेस हैं। देखो उसने क्या नोट किया है? तो 5 मार्च 2005 को मुनिया इज बॉर्न टुडे, ओके। उसने नोट किया है कि 5 मार्च 2005 की डेट पे वो उसका बॉर्न हुआ था। फिर यहाँ पे देखो 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, ओके। इस दिन मुनिया का पहला दांत निकला था, ओके। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेटअप, ओके। मुनिया ने बैठना स्टार्ट किया था 10 नवंबर को। 20 नवंबर 2005 को मुनिया स्टार्टेड क्रोलिंग, ओके। क्रोलिंग करना मीन्स घुटनों के बल चलना, ठीक है। तो उसने क्रोलिंग करना स्टार्ट किया था 20 नवंबर को। फिर 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, ठीक है। ये 5 जनवरी को उसने खड़े ही रहना सीखा, ओके। 5 सितंबर 2005 को मुनिया एट अ बनाना, ठीक है। इस दिन उसने बनाना खाना शुरू किया। 2 फरवरी को उसने मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह से उसने सब नोट डाउन किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइमलाइन, यहाँ पे आपको इस तरह से टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। फिर उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको शो करना है। देखो पहले क्या हुआ था? 5 मार्च को
तो उसका बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद का क्या है, तो देखो ये 5 सितंबर आ जाएगा, ठीक है। 5 सितंबर के बाद 15 सितंबर आएगा। तो 5 सितंबर को उसने क्या किया, तो एट बनाना, ठीक है, बनाना खाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे टाइमलाइन पर हमने ये शो किया है। उसके बाद देखो 15 सितंबर को मुनिया गॉट हर फर्स्ट टीथ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइमलाइन पर शो किया है। उसके बाद देखो 10 नवंबर आएगा, ठीक है। तो 10 नवंबर को सी सेटअप, ओके, उसने बैठना शुरू किया। फिर 20 नवंबर को मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, ठीक है, उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया। तो इस तरह से शो करना है आपको। फिर देखो ये यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ से 3 जो मार्च से लेके यहाँ पे सितंबर मंथ तक बहुत मतलब थोड़ी गैप रही थी, तो हमने थोड़ी गैप भी रखी है, ओके। फिर देखो यहाँ पे 5 सितंबर और 15 सितंबर के बीच में थोड़ा ही गैप छोड़िए, क्योंकि ये दोनों मतलब नज़दीक वाली डेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया नवंबर, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा हमने ज़्यादा स्पेस छोड़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइमलाइन शो करना है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा अगर डेट के बीच में ज़्यादा गैप है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जनवरी, ठीक है, तो मुनिया स्टूड अप, उसने खड़ा होना स्टार्ट किया। और उसके बाद देखो कि 2 फरवरी को उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने इस तरह से उसको शो किया है, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, ओके, उसका पहला दांत कब निकला, सितंबर महीने में। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज सी देन, उस टाइम वो कितने महीने की हुई थी। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर तक कितने महीने बीत गए, तो 6 मंथ, ओके, आप गिन सकते हो, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज मुनिया व्हेन सी फर्स्ट सेटअप, मुनिया जब पहली बार बैठी तब वो कितनी हुई थी, तो देखो 8 मंथ और 5 डेज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो उसका बॉर्न हुआ 5 मार्च को, ठीक है। उसने बैठना शुरू किया 10 नवंबर को, ओके। तो मार्च से नवंबर बीच का कितना टाइम हुआ, 8 मंथ हो गए, ठीक है। और यहाँ पे डेट देखो 5 है और यहाँ पे 10 है, तो ऊपर 5 दिन भी हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 मंथ्स एंड 5 डेज ओल्ड, ओके। फिर यहाँ पे देखो सी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसको पहला दांत जब निकला तब वो कितने महीने की थी, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। 15 सितंबर को उनका पहला दांत निकला, ठीक है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक का 6 महीने का गैप हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे डेट 5 है और यहाँ पे 15 है, तो ऊपर 10 डेज हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 मंथ एंड 10 डेज ओल्ड, ओके। व्हाट डिड सी डू फर्स्ट, उसने पहले क्या किया था, ठीक है। वॉकिंग करना कि ईटिंग बनाना, तो यहाँ पे देखो कि उसने वॉकिंग करना तो 2 फरवरी को किया था, ठीक है। और ईटिंग करना उसने 5 सितंबर को किया था, ठीक है, और 2005 में। तो ये वाला जो इसने बनाना खाना वो पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ईटिंग अ बनाना, ओके, पहले स्टार्ट किया था। अब देखो क्रॉलिंग पहले किया था कि स्टैंडिंग पहले किया था, तो चलो देखते हैं। तो उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया 20 नवंबर को, और स्टैंडिंग मतलब जब वो खड़ी रही थी वो 5 जनवरी थी, ठीक है। तो 20 नवंबर पहले आती है, तो उसने पहले क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, रानी हैड अ पेट पप्पी, रानी के पास एक पाली हुई पप्पी भी थी। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आईज, ओके। 2 वीक के बाद उसने अपनी आंखें खोली। सी वॉच इट ग्रो लाइक दिस, उसने देखा कि वो किस तरह से बढ़ रही है। देखो ये जो पप्पी है, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, ओके। उस 3 वीक के बाद उसको पहला दांत आया और उसने खाना शुरू किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉच स्टिल वुबलिंग, ओके। 4 वीक के बाद उसने चलना स्टार्ट किया, पर वो अभी भी डगमगाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 मंथ ओल्ड, ओके। उसको जब वो 7 मंथ की हुई तो उसके पूरे दांत आ चुके थे, ठीक है, पूरे दांत आ गए थे। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पप्पी, फिर 1 साल के बाद वो इस तरह से पूरी ग्रोन अप हो गई थी, ठीक है। और उसके अपने भी पप्पी थे, ओके। 1 साल बाद तो वो खुद पप्पी थी, लेकिन 1 साल बाद उसके अपने भी खुद के भी पप्पी थे, ठीक है। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी।
नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। ठीक है, देखो जैसे हमने रानी का टाइम लाइन शो किया है इस तरह से, ऐसे ही टाइम लाइन आपको डॉग का भी करना है, इसका भी करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, उसका जब वो बॉर्न हुई थी, ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है तो आप अपने हिसाब से कोई डेट ले लो और उसके बाद 3 वीक्स का टाइम गिन लो। ठीक है, तो 3 वीक के बाद क्या डेट आती है वो आप शो करो और वहाँ पे दिखाओ कि सी गॉट फर्स्ट टीथ, ओके, एंड स्टार्टेड ईटिंग। ओके, उसके बाद आपको 4 वीक के बाद कौन सी डेट पड़ती है वो लिखना है और उस यहाँ पे लिखना है कि स्टार्टेड वॉकिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखो 7th मंथ के बाद। ठीक है, 7th मंथ का टाइम शो करना है, उसके बाद मतलब कौन सी डेट आती है वो लिखनी है और लिखना है कि इट गॉट अ फुल सेट ऑफ टीथ। ओके, फिर आपको यहाँ पे उसका जो 1 ईयर कंप्लीट होता है, मतलब आपने जो भी उसकी बर्थ डेट रखी है उसके बाद 1 ईयर के बाद क्या डेट आती है, ठीक है, क्या मतलब साल चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा और वहाँ पे आपको शो करना है कि इट ग्रोन अप। ओके, इस तरह से आपको टाइमलाइन शो करनी है, ठीक है, पप्पी की। लेट्स सी नेक्स्ट, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीस पप्पी। ओके, जो मुनिया थी छोटी, ओके, और जो रानी की जो पप्पी थी उसका आपको यहाँ पे डिफरेंस नोट करना है। देखो, स्टार्टेड वॉकिंग, ओके, मुनिया ने कब स्टार्ट किया था चलना, तो आफ्टर 11 मंथ्स। ओके, 2 फरवरी को उसने स्टार्ट किया था, हमें पता है, ठीक है, तो 2 फरवरी जब वो उसका बॉर्न हुआ था और जब 2 फरवरी हुई तब तक का उसका टाइम 11 मंथ हो चुके थे। ठीक है, तो आफ्टर 11 मंथ्स मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग। ओके, पप्पी आफ्टर 4 वीक्स। ओके, यहाँ पे देखो आफ्टर 4 वीक्स, ओके, स्टार्टेड वॉकिंग। फिर देखो, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने मुनिया ने कब खाना स्टार्ट किया, तो आफ्टर 6 मंथ, और पप्पी का आफ्टर 3 वीक्स। ओके, जब उसका पहला टीथ आया फिर उसने खाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो आफ्टर 3 वीक्स। गॉट द फर्स्ट टूथ, ओके, कब पहला टीथ कब निकला मुनिया का, तो वो भी आफ्टर 6 मंथ और पप्पी का आफ्टर 3 वीक्स। ओके, तो अगर डिफरेंस निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि आफ्टर 11 और यहाँ पे आफ्टर 4 वीक्स है तो नियर टू 1 मंथ हो गया, तो 11 - 1 तो 10 मंथ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस निकालो तो आफ्टर 3 वीक्स है। ठीक है, तो 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो यहाँ पे 3 वीक ही है, तो मतलब पूरा 1 मंथ नहीं है, तो 6 मंथ में से अगर आप निकालो तो 5 मंथ उसके ऊपर 1 वीक हो जाएगा। ठीक है, 5 मंथ एंड 1 वीक, यहाँ पे भी सेम आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट, फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ हैन, काऊ, बर्ड। ठीक है, आपको इसके ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना है, आपको बताना है कि क्या सभी एनिमल एक ही स्पीड में ग्रो होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा नो, क्योंकि सबकी बड़े होने का टाइम डिफरेंट रहता है। ठीक है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। आप जैसे यहाँ पे इस तरह पिक्चर ड्रॉ किए, इस तरह से आपको भी कोई बेबी एनिमल का और बिग एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। यहाँ पे देखो, ये ग्रैंडफादर की फोटो ली गई है। ठीक है, ये अप्पू के ग्रैंडफादर है, ये चूचू के ग्रैंडफादर है, ये रानी के ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपको कौन सबसे बूढ़े दिख रहे हैं। ठीक है, ओल्ड कौन दिख रहे हैं, तो देखो, ये जो अप्पू के ग्रैंडफादर है उनकी एज 95 ईयर्स है, ये चूचू जो रेट है उसके ग्रैंडफादर की एज 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये जो रानीस ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाउ मच ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर। अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने साल बड़े हैं। ठीक है, तो देखो, ये अप्पू के ग्रैंडफादर की एज 95 ईयर्स है, रानी के ग्रैंडफादर की 70 ईयर्स है, तो हम दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो 25 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 25 ईयर्स ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर। ठीक है, 25 ईयर बड़े हैं रानी के ग्रैंडफादर से। ठीक है, विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूस ग्रैंडफादर। ये जो चूचू के ग्रैंडफादर है वो अप्पू के ग्रैंडफादर जितने बड़े हो सकते हैं, तो कभी नहीं। ठीक है, नो, नेवर, तो हमारा आंसर रहेगा नो, चूचूज ग्रैंडफादर नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर। ओके, अब देखो यहाँ पे, हाउ मच यंगर इज चूचूज रेट्स ग्रैंडफादर देन रानीस ग्रैंडफादर।
रानी के ग्रैंडफादर से ये जो चूचू रेट्स है उनके ग्रैंडफादर कितने छोटे हैं, ठीक है, कितने यंगर है वो आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, तो रानी के ग्रैंडफादर की एज 70 ईयर्स है, चूचू के ग्रैंडफादर की एज 2 ईयर्स है, तो 70 में से 2 माइनस करेंगे तो 68 ईयर छोटे हैं चूचू के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। हॉलीडेज आर फन, आतिफ्स हॉलीडे हैड बिगन, ओके, आतिफ जो था उसकी छुट्टियां शुरू हो गई। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश था। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कजिन सबाना, उसने बहुत से प्लान्स बनाए थे और वो अपनी जो कजिन है सबाना उसको कहना चाहता था, ठीक है। सो ही रोट हर अ लेटर, तो उसने क्या किया, उसको पत्र लिखा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि उसने पत्र में क्या लिखा। तो देखो यहाँ पे अजमेर और यहाँ पे जिस दिन उसने पत्र लिखा, ठीक है, अजमेर मतलब जहाँ से उसने लिखा वो स्थल का नाम है जहाँ वो आतिफ रहता था, ठीक है। और यहाँ पे देखो जिस दिन उसने पत्र लिखा उसी डेट लिखी है उसने, ठीक है। तो 1 मई को उसने पत्र को लिखा, ठीक है, लेटर लिखा। अब देखो यहाँ पे डियर सबाना आपा, ठीक है, आपा बहन को आपा बोलते हैं। तो लिखा हेलो हाउ आर यू, आप कैसी हो, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे खुश हूँ। आपा माई हॉलीडे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, मतलब बोल रहा है कि मेरे जो हॉलीडे है वो आज से स्टार्ट हुए हैं। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5 मई 2006, मैं मेरे नानी के घर 5 मई को जा रहा हूँ। आई विल बी बैक ऑन 20 मई, ओके, मैं वापस 20 मई को आ जाऊँगा। माई स्कूल विल रीओपन ऑन 13 जून, ओके, 30 जून, मेरी जो स्कूल है वो 30 जून को रीओपन हो रही है, फिर से खुल रही है। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, आपकी स्कूल कब बंद हो रही है। वाई डोंट यू कम हियर, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ रही हो। वी विल हैव ग्रेट फन, हम बहुत मजा करेंगे, ठीक है। बाय फॉर नाउ आतिफ, ठीक है, जो लेटर लिखता है उसका नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। इस तरह से इसने लेटर लिखा सबाना को, ओके। अब यहाँ पे देखो सबाना हु स्टेज इन नागपुर, सबाना कहाँ पे रहती थी, नागपुर में। गॉट दिस लेटर ऑन 6 मई 2006, सी रॉट बैक टू आतिफ, उसको लेटर कब मिला, 6 मई को। आतिफ ने कब लिखा था, 1 मई को, ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो उसको 6 मई को लेटर मिला और उसने आतिफ को फिर से लिखा, तो लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नागपुर में वो रहती है, तो नागपुर उस जगह का नाम जहाँ से लेटर इसने लिखा है, और यहाँ पे जिस दिन को उसने लेटर लिखा है, ठीक है, तो 7 मई को लिखा है, तो यहाँ पे उस दिन का नाम इसने डेट मेंशन की है। ये डियर आतिफ हेलो आई एम डूइंग वेल हियर, ओके, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मतलब आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा लेटर यस्टरडे मिला, ठीक है। यस्टरडे दैट मीन्स अ डे बिफोर, ओके, एक दिन पहले, ओके। हैप्पी हॉलीडेज, छुट्टियां मुबारक हो। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006, मेरी जो स्कूल है वो 1 जून को बंद हो रही है। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, वो फिर से 10 अगस्त को खुलेगी, ठीक है। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7 जून, मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और मैं रिटर्न 7 जून को होंगी, ठीक है, होने वाली हूँ, ओके। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, ओके, मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी उसके बाद। बाय सबाना, ठीक है। सबाना ने इस तरह से अपना प्लान बताया। अब देखो आतिफ रॉट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006, यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट इन नंबर, ओके, आपको पता है कि ओके, तारीख को नंबर में कैसे लिखते हैं, वो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 इस तरह से लिखा है 1 मई 2006, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं अगर वर्ड्स में लिखना है तो 1 मई 2006, ठीक है। यहाँ पे जो 5वां महीना है, ठीक है, तो ये मई महीना जो है 5th मंथ में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मई लिखेंगे इस तरह से। और ये जो पीछे है वो शॉर्ट में लिखा है ईयर को, ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 2006, ठीक है। और जो ये आगे है वो डेट है, ओके, आप ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस डेट को दिया है, अब आपको इस तरह लिखना है। तो देखो 5/5/2006 को कैसे लिखेंगे, 5 मई 2006, ओके,
इसको कैसे लिखेंगे 20 मई 2006। इसको लिखना हो तो 7 जून 2006, क्योंकि ये जो छठवां महीना है, ठीक है, वो जून महीना होता है हमारा, मतलब जनवरी से स्टार्ट करो तो जून यहाँ पे आता है, ठीक है। फर्स्ट 1107, तो 1 जनवरी 2007 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला महीना है वो हमारा जनवरी महीना है, ठीक है। ये सब आपको आता ही होगा, ओके। राइट दिस डेट्स इन नंबर। 1 जून 2006 को नंबर में लिखना है तो जून की जगह पे हम 6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो छठवां महीना है वो जून महीना है, हमें पता है। 30 मई को लिखना है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मई है वो 5वां महीना है। 10 अगस्त को लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे पीछे 2007 है तो हम यहाँ पे भी 07 लिखेंगे, ठीक है, और अगस्त महीना हमारा 8वां महीना है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। लेटर को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो 5 दिन का टाइम लगा। बोलो कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये जो आतिफ है उसने लिखा था 1 मई को, और ये जो सबाना है उसको मिला 6 मई को, ओके। तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 दिन का, ठीक है। तो 5 दिन लगे उसको अजमेर से नागपुर पहुंचने तक, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। आतिफ कितना समय स्पेंड करने वाला था अपनी नानी के घर? तो यहाँ पे देखो आतिफ ने क्या बोला कि मैं, यहाँ पे देखो आतिफ ने क्या बोला कि मैं मेरे नानी के घर 5 मई को जा रहा हूँ और मैं वापस कब आऊँगा? 20 मई को। तो वो कितना टाइम बिताने वाला था? 15 डे, ठीक है। तो वो अपने नानी के घर 15 डे स्पेंड करने वाला था, ठीक है। फिल इन दी टेबल। यहाँ पे देखो ये टेबल में क्या फिल करना है? सबानास हॉलीडे कब स्टार्ट हो रहा है और कब तक है, ठीक है। तो 1 जून को उनका हॉलीडे स्टार्ट होने वाला था और 10 अगस्त तक का था, ठीक है। वहाँ ये जो लेटर में उसने बताया कि मेरे जो स्कूल है वो 1 जून को क्लोज हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से हॉलीडे उनका स्टार्ट हुआ और रीओपन 10 अगस्त को हो रही है, ठीक है। तो ये जो 10 अगस्त तक और 1 जून तक का उनका हॉलीडे पीरियड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और दोनों के बीच में कितने डे होते हैं? नंबर ऑफ डे 70 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आतिफ हॉलीडे, तो आतिफ का हॉलीडे 1 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसकी छुट्टियाँ लगी थी और 13 जून तक वो चलने वाली थी, ठीक है। तो ये उनका हॉलीडे पीरियड है, ओके। तो नंबर ऑफ डे यहाँ पे 60 हो गए, ओके। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे? सबाना और आतिफ दोनों में से लॉन्गर हॉलीडे किसका है? तो सबाना का, ठीक है, क्योंकि उसका 70 डे का है, ओके। विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल? फिल इन दी टेबल। आपकी स्कूल में जो हॉलीडे होता है उसमें सबसे बड़ा हॉलीडे कौन सा रहता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देखो समर हॉलीडे कहाँ से मतलब किस डेट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक उसको फिनिश होना है, ठीक है, वो आपको लिखना है। फिर ऑटोमन ब्रेक आपको कितने से कितने समय तक का होता है वो यहाँ पे लिखना है। विंटर ब्रेक के बारे में लिखना है, ठीक है। हॉलीडे आफ्टर द एग्जाम के बाद जो हॉलीडे होता है, ठीक है, वो उसका समय बताना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो समर हॉलीडे के अप्रोक्सीमेट 50 डे होते हैं, ठीक है। ऑटोमन ब्रेक के 10 डे होते हैं, विंटर ब्रेक के 10 डे होते हैं, और ये थोड़ा वेरी रहता है, ठीक है। इसमें वेरिएशन आएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, ओके। तो आप अपने स्कूल में, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब रहता है, तो आप अपने स्कूल में कब होता है, कैसे होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है। वो सब आपको पता ही होगा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। ऑन 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter, okay. He checked the packet to see if this butter was safe to eat, okay. आपको पता ही होगा कि जो चीज़ें पैकिंग में आती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा ही होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, वो सब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 15th May को 2006, ठीक है, चंद्रन दुकान गया था बटर खरीदने के लिए, ओके। तो उसने पैकेट पे चेक किया कि वो जो बटर है वो खाने लायक है कि नहीं, ठीक है। इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ऐसा लिखा था कि 180 दिन तक ये बेस्ट है, ठीक है, खाने के लिए।
देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर उसने डेट ऑफ पैकिंग चेक की। तो डेट ऑफ पैकिंग क्या थी? 15 जनवरी 2006, वो गया था लेने 15 मई को, और डेट ऑफ पैकिंग थी 15 जनवरी। ठीक है, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। ओके, अब उसको आप मदद करो कि वो बटर का जो पैकेट है वो उसको खरीदना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो देखो हम कैसे पता करेंगे। 180 डे, यहाँ पे लिखा है बेस्ट बिफोर 180 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। डेट ऑफ पैकिंग है 15 जनवरी। ओके, 180 डे मीन्स कितना हुआ? तो आप एक महीने में 30 डे लगा लो तो 6 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 6 मंथ तक ये जो है बटर वो सेफ है खाने के लिए। ओके, वो गया था 15 मई को, और डेट ऑफ पैकिंग हमें पता है कि 15 जनवरी की है। ठीक है, तो 15 जनवरी से 6 मंथ आप काउंट करो तो कितना आएगा? तो जुलाई तक आएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई तक ये जो है वो सेफ है बटर। ठीक है, तो वो गया था मई में। ओके, तो मई तो मतलब 2 महीने पहले गया है, अभी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है। ठीक है, तो 2 महीने तक तो वो सेफ है। ओके, तो यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो यहाँ पे वो पैकेट खरीद सकता है। ठीक है, इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, बटर का पैकिंग कब हुआ था? तो 15 जनवरी को। ओके, डेट ऑफ पैकिंग जो है वो यहाँ पे शो करनी है। विच मंथ विल इट बी 180 डे आफ्टर 15 जनवरी, 180 दिन के बाद कौन सा मंथ आएगा? ओके, तो वो 15 जुलाई आ जाएगा। ओके, आप काउंट करिए 15 जनवरी से 6 मंथ काउंट कीजिए तो 15 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है, कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? तो हमारा आंसर रहेगा यस, क्योंकि वो खा सकता है। ठीक है, 15 मई को, क्योंकि जुलाई तक उसे कुछ नहीं होने वाला। ओके, वो खाने लायक है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग यू बाय? आप जो भी चीज़ खरीदते हो उसकी डेट ऑफ पैकिंग चेक करते हो कभी? हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम? आपको पता ही होगा कि जो मेडिसिन्स होती है, ठीक है, दवाई आती है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। ठीक है, तो आपने कभी देखा है कि मेडिसिन्स के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है? इट टेल यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। ओके, वो आपको बता रही है कि किस दिन के बाद आप वो दवाई नहीं ले सकते। ठीक है, वो आपके लिए अनसेफ हो जाएगी। ठीक है, एक्सपायरी डेट हमें ये शो करती है कि जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती तब तक ही हमें उसका यूज करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट विच आर दी अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। कौन सी चीज़ें एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? ऑन अ कप सिरप इट वॉज रिटर्न। ओके, कप सिरप जो होती है उस पर ऐसे इस तरह से रिटर्न होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। ओके, तो ये जो कप सिरप है इस पर क्या लिखा है कि 7 मार्च। ओके, मैन्युफैक्चरिंग डेट। और यहाँ पे देखो, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है कि 7 जो है वो मंथ लिखा है और यहाँ पे जो है वो ईयर है। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो 7th मंथ है हमारा और यहाँ पे 2003 ईयर है। ठीक है, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। ओके, ये क्या बताता है कि ये जुलाई 2003 में बनाई गई है। ठीक है, एक्सपायरी डेट देखो आप 7th और यहाँ पे 2005। ओके, दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। ओके, जनरली इस तरह से मंथ और ईयर ही लिखा होता है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे पूरी डेट लिखी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे मंथ और ईयर शो करता है। ठीक है, तो देखो ये कब एक्सपायर हो रही है? तो जुलाई 2005 को एक्सपायर हो रही है। ठीक है, ये जो कप सिरप जो बॉटल है वो, तो देखो दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। ओके, तो हम यहाँ पे देखो 2003 से लेकर 2005 तक हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ओके, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एट 7/2005? जुलाई मंथ एंड 2005 ईयर। ओके, इस तरह से लिखा होता है। उसका मतलब क्या हुआ? जुलाई जो है मंथ है हमारा और 2005 ईयर है। ओके, वुड इट बी सेफ टू टेक द कप सिरप इन सितंबर 2005? सितंबर 2005 में ये लेना सेफ रहेगा? कप सिरप लेना सेफ रहेगा? तो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई 2005 तक का ही उसका समय है। ठीक है, वहाँ तक ही ये सेफ है, उसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद वो लेने के लिए सेफ नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा नो। ओके, क्योंकि सितंबर जो है वो जुलाई के बाद आता है, तभी हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। टूटून मिस द ट्रेन।
ओके। टुटुन स्कूल हैड क्लोज फॉर दिस समर हॉलीडे। टुटुन था, उसकी स्कूल बंद हो गई थी गर्मियों की छुट्टियों के कारण, ओके, छुट्टियों के लिए। ही वेंट हिज ग्रैंडमास पैलेस, ओके, तो वो अपने ग्रैंडमा के घर चला गया। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन देयर, वो वहाँ पे बहुत सारे अपने कजिन से मिला, ठीक है। ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, उसे वहाँ मजा आ रहा था। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक होम, और वो घर वापस जाना नहीं चाहता था, ओके। अब ये देखो, टुटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। ये उसकी माँ जो है वो क्या बता रही है कि टुटुन चलो अपने बैग पैक करो, हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 को छूट रही है, ठीक है। ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस आवर ट्रेन। ये टुटुन क्या बोलता है कि अरे नहीं, हम इतना जल्दी वापस जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारी ट्रेन ही छूट जाए, ठीक है। टुटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15, ओके। टुटुन और जो उसके पेरेंट्स थे वो 5:15 पर स्टेशन पहुँच गए। बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। बट आप सोचो क्या हुआ, उनकी ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, छूट गई। तो ये देखो टुटुन कितना खुश हो रहा है, हुरे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, इसका मतलब कि मैं वापस नहीं जा रहा, ठीक है, ये खुश हो गया। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन? आप सोच सकते हो कि उसकी ट्रेन क्यों मिस हुई? क्योंकि उसको तो जाना 5:30 को उसकी ट्रेन छूटने वाली थी, लेकिन वो तो 5:15 मतलब 5:15 पे स्टेशन पे आ गए, तो उसकी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए ना। तो आपको ये सोचना है। देखो अब क्या हुआ, देखो एक्चुअली क्या हुआ। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। 5:30 का जो टाइम था वो मॉर्निंग का था, ठीक है। तो ट्रेन जो थी वो मॉर्निंग में ही निकल चुकी थी। टुटुन्स पेरेंट्स वेर अपसेट, वो अपसेट हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, उन्होंने स्टेशन मास्टर को पूछा कि अवर टिकट से 5:30, हमारी जो टिकट है वो 5:30 का टाइम दिखा रही है, ठीक है। तो ये स्टेशन मास्टर क्या बोलता है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, ये जो 5:30 का टाइम है वो मॉर्निंग का है, ये लोग तो इवनिंग में गए थे, ओके। तो फिर उनको ये क्या बोल रहा है, ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। द रेलवे विल राइट 7:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग, ओके। अगर 5:30 इवनिंग का शो करना है तो वो जो रेलवे है वो 7:30 मेंशन करेगी, ठीक है, 7:30 लिखेगी। मतलब टिकट में अगर 7:30 लिखा हुआ होता तो शाम का इवनिंग का 5:30 समझना था, ठीक है। तो इसको अब पता चला। तो ये टुनटुन बोलता है भाई, मतलब ऐसा कैसे? तो ये बोलते हैं बिकॉज दे यूज अ 24 आवर्स क्लॉक, ओके। ये जो रेलवे स्टेशन वाले जो है वो 24 आवर की जो घड़ी है उनका यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। देखो अगर आपकी घड़ी में 1 o'clock इन द आफ्टरनून हुआ है, ठीक है, वो 12 आवर की जो क्लॉक होती है उसमें 1 o'clock शो करता है, ठीक है। तो वो 24 आवर के क्लॉक में वहाँ पे 13 आवर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 + 1 तो 13। फिर 2 o'clock अगर 12 आवर की घड़ी में मेंशन दिखाया है तो उसका मतलब हुआ 14 आवर, 2 + 2 14, ठीक है। 3 o'clock दिखाना है 24 आवर की घड़ी में तो 15 इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 12 + 3 करो तो 15 आ जाएगा। 3:30 को दिखाना है तो 15:30, ओके, 15:30, ठीक है। 6 o'clock को दिखाना है तो 12 + 6 18 हुआ, ठीक है, 18 आवर। 9 o'clock दिखाना है तो 12 + 9 21 आवर, ओके। 12 दिखाना है तो 12 + 12 20 आवर, ओके, इस तरह से। नाउ कैन यू टेल वाई 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? 24 आवर की जो घड़ी है उसको 24 आवर की घड़ी क्यों बोलते हैं? तो देखो, सपोज अ ट्रेन लीव एट 8:30 एट नाइट, ओके। अगर ट्रेन 8:30 को रात को छूट रही है, द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी 20:30, ओके। तो रेलवे जो टिकट है उस पर टाइम क्या लिखा होगा? 20:30, ओके। अब देखो, इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, ओके। 12 आवर की जो क्लॉक होती है उसमें डायरेक्ट टाइम जो है वो 2 बार आता है दिन में, ठीक है। 5:30 इन द मॉर्निंग और 5:30 इन द इवनिंग, ठीक है। 5:30 इवनिंग में भी आएगा, मॉर्निंग में भी आएगा, लेकिन जो मॉर्निंग में आएगा उसको हम 5:30 AM लिखेंगे और जो इवनिंग में आएगा उसको हम 5:30 PM लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, पास्ट मेरिडियन, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? अगर आफ्टरनून का 12:30
लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो दैट इज़ 12:30 PM। ओके, हम PM लिखेंगे क्योंकि आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज PM टिल मिडनाइट। ओके, जब 12 बज जाते हैं दोपहर के, उसके बाद का जो समय है वहाँ से लेके रात के जो 12 बजते तब तक का जो समय वो PM कहलाता है। ठीक है, फिर रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का समय को हम AM लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से मेंशन करते हैं। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ओके, आपने भी सनसेट और सनराइज का टाइम नोट किया ही है। ओके, राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। तो देखो, टाइम ऑफ सनराइज 6 AM, टाइम ऑफ सनसेट 6:30 PM। ठीक है, तो हमने जो 6:30 लिखा है वहाँ पे पीछे PM लिखा है और यहाँ पे AM लिखा है। ठीक है, यहाँ पे AM मीन्स एंड मेरिडियन बोलते हैं और PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपको मतलब पता ही होगा। ठीक है, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज। आपने कहाँ कहाँ पे 24 आवर की क्लॉक को यूज होते हुए देखा है, तो देखो रेलवे स्टेशन में होता है, एयरपोर्ट में 24 आवर की क्लॉक का यूज होता है और बस स्टेशन में भी 24 आवर की क्लॉक का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब तो आपने मेंशन किया ही होगा। ठीक है, देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो अब नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो घड़ी कैसे देखते हैं वो तो आपको मतलब पता चल ही गया होगा। ठीक है, फिर जब आप घड़ी देख रहे हो तब आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो भी आपने यहाँ से नोट किया होगा। ठीक है, टाइम के पीछे अगर PM लिखा है, पोस्ट मेरिडियन लिखा है, तो हमें क्या पता करना है कि वो दोपहर के बाद का टाइम है। ठीक है, और AM है तो वो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि गलती जो टुन के पेरेंट्स ने गलती की वो आप ना करो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। ओके, अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से, उनको दोबारा नहीं करना है। ठीक है, नहीं किया है उनको ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। ठीक है, रेड कलर का, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जिसने किया है उनको नहीं करना है। और ये सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन का सिंबल होगा। ठीक है, बेल आइकन होगा, तो वहाँ पे भी आप प्रेस करके रखिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो भी मुझे बताइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेरी है तो ही कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कुछ वो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके, समझ सके। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।